इस वीडियो में हम देखेंगे इसरो ने जो अप्रेंटिसशिप निकाली हुई है ग्रेजुएट्स के लिए, हमारे टेक्नीशियंस के लिए, टेक्नीशियंस मतलब डिप्लोमाधारी लोगों के लिए और कमर्शियल प्रैक्टिस के लिए। तो वो क्या है, उससे जुड़ी हर चीज़ देखेंगे कि उसके लिए एलिजिबिलिटी कैसी है, उसमें हम अप्लाई किस तरीके से करेंगे और साथ ही ये देखेंगे कि हमको उसमें स्टाइफंड कैसे मिलेगा। तो देखिए, यू आर राव सैटेलाइट सेंटर यानी URSC, ये एक सेंटर है इसरो का जो बेंगलोर में स्थित है। यहाँ पर ये वैकेंसी निकली हुई है। अब सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेजुएट्स के लिए। ग्रेजुएट्स के लिए मतलब जिन्होंने बी या बीटेक किया है, तो वो किस किस ब्रांच के लोग अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, उनमें कितनी कितनी सीट हर ब्रांचेस के अंदर है, उन्हें स्टाइफंड किस तरीके से मिलेगा। तो देखिए, अगर आपने बीटेक या BCS के अंदर करी है, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के अंदर करी है, तो उसकी जो सीट्स हैं 40 हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो 83 सीट्स हैं। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए किया है तो 50 सीट्स हैं। अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग के लिए किया है तो 15 सीट्स है। और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के लिए किया है तो 10 सीट्स है। और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर रखी है आपने तो उसके लिए 2 सीटें, मतलब ये सीटें अवेलेबल हैं अप्रेंटिसशिप के लिए। तो इस तरीके से अगर हम देखें और भी हैं, एरोनॉटिकल अगर इंजीनियरिंग अगर हमने कर रखी है, यहाँ पे देखिए आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करी है तो उसके लिए 10 सीट्स हैं। और अगर एरोस्पेस इंजीनियरिंग करी है तो उसके लिए 10 सीट्स हैं। तो ऐसे टोटल जो सीट्स हैं 220 सीट्स हैं। अगर आप इन सबको एडिशन करेंगे तो 220 सीट निकलेंगी। उसमें SC के लिए रिजर्वेशन है 31 सीट्स का, ST के लिए 14, OBC के लिए 59, EWS के लिए 22 और अनरिजर्व के लिए 94 सीटें रिजर्व हैं। अब जब आप ये अप्रेंटिसशिप करेंगे तो ये है तो 12 महीने की, 1 साल की, लेकिन इसमें हर महीने आपको स्टाइफंड मिलेगा 12,300 रुपये पर मंथ का स्टाइफंड मिलेगा। और इसके लिए आपको कंडीशन क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि आपने बी और बीटेक जो कंसर्निंग सब्जेक्ट है उसमें की हो। मान लो मतलब इसका कि अगर आप CSE के अंदर अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो फिर आपके पास बीटेक भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के में होना चाहिए। और उसी तरीके से जिसमें भी आपको अप्रेंटिसशिप करनी है उसी तरीके उसमें बीटेक भी उसी कंसर्निंग सब्जेक्ट में होना चाहिए। तो ये तो अप्रेंटिसशिप उनके लिए है जिन्होंने ग्रेजुएट में बीटेक किया। अब अगर किसी ने डिप्लोमा किया है तो फिर क्या होगा। अब अपन देख लेते हैं अप्रेंटिसशिप फॉर टेक्नीशियन, यानी कि जो लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री ना करके डिप्लोमा किया है, उनके लिए कितने पद हैं, उन्हें क्या स्टाइफंड मिलेगा। तो अगर आपने कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है तो आपके लिए 30 पोस्ट है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है तो 38 पोस्ट है। इसी तरह मैकेनिकल में है तो 30 पोस्ट है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल में है तो 10 पोस्ट है। सिविल के लिए 5 और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 5 और ऑटोमोबाइल के लिए 2 पोस्ट हैं। ये मतलब उनके हिसाब से जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है। और इनके लिए स्टाइफंड सबके लिए रहेगा 10,900 और संबंधित विषय में आपके पास डिप्लोमा होना जरूरी है। अगर हम इसका रिजर्वेशन देखें तो टोटल ये जो सीट है वो 120 सीट हो रही है। इनमें SC के लिए 17, ST के लिए 8, OBC के लिए 30, EWS के लिए 12 और अनरिजर्व के लिए 53 पोस्ट है। अब अपन देख लेते हैं नेक्स्ट। जो थर्ड कैटेगरी है जिसके लिए अप्रेंटिसशिप है वो कहलाती है अप्रेंटिसशिप फॉर कमर्शियल प्रैक्टिस, यानी डिप्लोमा इन कमर्शियल प्रैक्टिस है तो उनके लिए 70 सीट्स हैं। और उनको स्टाइफंड जो मिलेगा वो 10,900 मिलेगा। और इनकी जो 70 सीट में से 10 सीट SC के लिए, 4 सीट ST के लिए, OBC के लिए 18 सीट, EWS के लिए 7 सीट और अनरिजर्व्ड के लिए 31 सीट है। और इसके लिए जो जरूरी है वो है डिप्लोमा इन कमर्शियल प्रैक्टिस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। अब हाउ टू अप्लाई। अब इस अप्रेंटिसशिप के लिए आपको
अब इस अप्रेंटिसशिप के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले क्या करना रहेगा कि जिनके पास भी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो अपन ने बताई, चाहे वो ग्रेजुएट के लिए हो, टेक्नीशियन के लिए हो या कमर्शियल प्रैक्टिस के लिए हो, तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एनरोल देमसेल्फ इन द नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, यानी एनटीएस में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। द वेबसाइट फॉर अप्लाइंग फॉर द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इज ये जो एनएटीएस है, जिसको पोर्टल है उसकी वेबसाइट लिंक है यहाँ। जब इसमें आपको एनरोल करना होगा तो उसमें में आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड, आपके पास जो डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना पड़ेगा, वैलिड आईडी आपके पास होनी चाहिए, issued by the government after the successful registration application on the portal enrollment apprenticeship। इसी तरीके से कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट हिज और हर आधार नंबर इज सीडेड विद his or her bank account and should be enabled with DBT payment। After getting registered in NATS portal, candidate meet the prescribed eligibility criteria shall fill the application URSC apprenticeship or उमंग पोर्टल। यानी कि सबसे पहले आपको एनटीएस में करना होगा, वहां जाके आपको एनरोलमेंट हो जाएगा। आपका एनरोलमेंट के लिए यही जरूरत होगी जो अपन ने देखा। जब एक बार एनटीएस में आपका एनरोलमेंट हो जाएगा उसके बाद आपको जाना है उमंग पोर्टल पे और यहाँ पे जाके URSC, यहाँ पर जाके URS छांटना है और वहां पर अप्लाई करना है। उसके लिए कौन सा, यहाँ पे आपको जाना होगा इस वाले एड्रेस पे, यहाँ पर एड्रेस पे जाके आप जो काम है उमंग पोर्टल का वो कर सकते हैं, जो अपन अभी नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे दिखाया गया है कि उमंग पोर्टल में, जैसे आपने पहले एनटीएस में तो कर लिया, अब उमंग पोर्टल पे आएंगे तो किस तरीके से करना है। तो एनरोलमेंट नंबर, एप्लीकेशन रजिस्टर्ड नंबर एलोकेटेड विद द एनटीएस पोर्टल। जब आपने एनटीएस पोर्टल पे एनरोलमेंट कर लिया तो आपको क्या मिलेगा, वहां से एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। शुड कंपल्सरी बी इंडिकेटेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बाय द उमंग पोर्टल। अब जब उमंग पोर्टल पे आएंगे तो एनटीएस में जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर है मिला है वो आपको एंट्री करना होगी और द कैंडिडेट आर एडवाइज टू अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन जेपीजी। इस फॉर्मेट में आपको बीटेक डिप्लोमा की मार्कशीट ऑल सेमेस्टर की आपको वन फाइल में एक्सेप्ट करना है जो कि 1 MB से ज्यादा ना हो, और बीटेक डिप्लोमा सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट नॉट एक्सीडिंग 1 MB। मतलब ये 2 रिक्वायरमेंट आपको होगी उमंग पोर्टल में एंट्री करते समय। कैंडिडेट हु हैव पास्ड, अब ये कुछ कंडीशन दिए हैं वो देख लेते हैं कि इस अप्रेंटिसशिप में 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 के जो पास आउट लोग हैं सिर्फ वही इसमें एप्लीकेबल हैं। अगर आपने 2021 है या उससे पहले ये डिप्लोमा या डिग्री कर रखी है तो फिर आप इस अप्रेंटिसशिप के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। अब ये कब से शुरू होगा ये आपको याद रखने वाला है, 29/7/2026 यानी 29 जुलाई 2026 से स्टार्ट होगा और 28/8/2026 यानी 28 अगस्त 2026 को इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जो है वो एंड हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, जब आप फॉर्म भरेंगे उमंग पोर्टल में तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है उसको एक बार नजर डाल लेते हैं कि इसके पास आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए जिससे कि थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सके, है ना। सबमिटेड ओनली वन विद अ वर्टिकल ईमेल आईडी होना चाहिए। अवॉइड डुप्लीकेट एप्लीकेशंस फ्रॉम मल्टीपल ईमेल आईडी, ऐसा नहीं करना चाहिए एक से ज्यादा ईमेल आईडी से आप एक ही एप्लीकेशन भर रहे हैं। अगर आप फोटोग्राफ भेज रहे हैं तो 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर है तो 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए और बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपके पास SC ST OBC का सर्टिफिकेट है तो वो बिल्कुल वैलिड होना चाहिए और इसमें उमंग पोर्टल पे आप इसको जहां से मांगा गया वहां पे इसकी एंट्री कर दें। अगर आप PWD कैटेगरी के हैं तो उसका जो सपोर्टिंग डिसेबिलिटी का इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होना चाहिए। एंटर द करेक्ट डेटा इन द रेलिवेंट डेटा, जहां जहां जो डेटा मांगा जा रहा है वो डेटा एंट्री कर दीजिए। एग्रीगेट मार्क्स जो हैं वो बीटेक डिप्लोमा के वो सब एंट्री करना है इसके अंदर। अब जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो किस टाइप से होती है वो देख लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, कैंडिडेट will be shortlisted based on the percentage of the and candidates in their respective discipline।
अब जो भी उमंग पोर्टल है जहाँ पे आपने अपलोड किया है डेटा और सर्टिफिकेट, वहाँ पे उसके हिसाब से आपको सबसे पहले शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद जो भी आपने डेटा, डिग्री, डिप्लोमा के सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द पैनल विल बी drawn based on the academic score in degree diploma in the region diploma commercial practice। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक पैनल बनेगा। द इंडक्शन ऑफ अप्रेंटिसेस अगेंस्ट द वैकेंट पोजीशन विल बी मेड स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द पोजीशन इन द पैनल। इसके बाद जिस भी फील्ड के लिए आप अप्रेंटिसशिप चाहते हैं वहां पे आपको वो फील्ड ब्रांच एलोकेट कर दी जाएगी। द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म ओनली बाय द ईमेल। और जो ईमेल आपने यूज किया हुआ है उमंग पोर्टल पे, जब आपसे एप्लीकेशन भरवाई जाती है तब आपसे बोला जाता है कि ईमेल आईडी दे, उसी ईमेल आईडी पे जो भी उसका कॉरेस्पॉन्डेंस है, कम्युनिकेशन है, वो होगा। द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल फॉर ट्रेवलिंग अलाउंस। कोई भी आपको टीएडी है आपको इसमें नहीं मिलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब जो बाकी जो चीजें हैं छोटी छोटी हैं उस पर एक बार आप नजर डाल सकते हैं कि सबसे पहले आपको इंडियन नेशनल होना चाहिए। अगर ट्रेनिंग आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, अगर इस कैंडिडेट हुए हैं ऑलरेडी अंडरगोन, अगर आपने एक से ज्यादा अप्रेंटिसशिप कर ली है तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। सिलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट एग्जीक्यूट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एज पर द प्रोविजन ऑफ द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 एंड 1973। ये टर्म एंड कंडीशन जो रहेगी 1961 1973 के लिए होगी। जो अप्रेंटिसशिप आपको मिलेगी वो 12 महीने के लिए होगी। सिलेक्टेड कैंडिडेट हैव टू सबमिट द मेडिकल, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जिससे कि आपकी फिटनेस का पता लग सके कि आप फिट हैं कि नहीं है। इसके अलावा कुछ और हैं जिनको अपन देख सकते हैं। इसमें आप देख लीजिए कि आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो इसके लिए आप अप्रेंटिसशिप मिल रही थी, लेकिन आप इसके लिए कोई क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे आप परमानेंट जॉब दीजिए इसके बेसिस पे। और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट ऑन द बेसिस इन्फॉर्मेशन फर्निश एप्लीकेशन इफ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी। अगर आपने जो अपलोड किया है और बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें कुछ अंतर नजर आता है तो आपका कैंडिडेचर समाप्त कर दिया जाएगा। और नो क्लेम ऑफ द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ठीक है, इसी तरीके से आपको रेलिवेंट डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना होगा और बाकी जो चीजें जो हैं वो इस बार आप नजर डाल लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से है। ये आखिरी पेज है। ऑल द कैंडिडेट, अगर कोई SC ST OBC का है तो उसको सर्टिफिकेट देना होगा। अगर कोई EWS कैटेगरी का तो उसको प्रस्तुत करना होगा। अगर PWBD है तो 40% ज्यादा उसकी डिसेबिलिटी होना चाहिए। मल्टीपल डुप्लीकेट एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, है ना। विल हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट। अगर कोई आ रहा है तो उसको लॉजिंग बोर्डिंग का खुद अपना इंतजाम करना होगा। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि अप्रेंटिसशिप जो इसरो ने निकाली है उसकी सारी इंफॉर्मेशन देखी। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।